हेलो एवरीवन। सो अपन लोग पढ़ रहे थे टेक्निक वाला पार्ट और उसमें अपन ने माइक्रोस्कोपी पढ़ ली थी, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया था। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एलाइजा के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम क्या आती है, सबसे बेसिक चीज तो ये टेक्निक सेपरेशन के काम में आती है। ये टेक्निक जो है वो बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करती है, प्रोटीन्स को सेपरेट करती है, डीएनए को सेपरेट करती है। कोई मिक्सचर होगा यदि, तो उस मिक्सचर में जो जो चीजें मिक्स है उनको सेपरेट करने की टेक्निक है। जैसे माइक्रोस्कोपी है, वो छोटी चीजों को बड़ा देखने की टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेपरेट करने की टेक्निक है। वैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक सेपरेट करने की टेक्निक है। अब मैंने आपको जो सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था थॉमस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सारे बायोमोलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा, एक तो क्रिस्टलोइड और एक कोलोइड। और हमने वहां पे लिखा था कि जो क्रिस्टलोइड होते हैं उनको तो पर्चमेंट पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, और बाद में जो कोलोइड मटेरियल है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया था। वैसे ही इसमें भी कोलोइड जो मटेरियल होगा उस मिक्सचर को सेपरेट करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले कि ये टेक्निक आखिर है क्या, तो ये टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ कोलोइडल मटेरियल फ्रॉम मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कोलोइडल मटेरियल फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर में से जो मटेरियल है उसको सेपरेट करने के काम आती है। अब दूसरा, एक बार इसके नाम पे जाइए तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज, और फोरेसिस का मतलब होता है बेसिकली मूवमेंट करने की प्रोसेस। तो मतलब ये टेक्निक जो है वो बायोमोलिक्यूल के इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ हम इस टेक्निक के अंदर जो मीडियम इस्तेमाल करेंगे उसके पीएच के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये टेक्निक बेस्ड है ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड पीएच ऑफ मीडियम। मीडियम का जो पीएच है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रहा है आर्ने थिसेलियस। आर्ने थिसेलियस, उन्होंने सबसे पहले ये टेक्निक को डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने 1937 में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डिस्क्राइब करी थी। तो इतना आप एक बार ऐसे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर समझ लीजिए। अब उसके बाद में जो मूवमेंट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट। इसको सिंपली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट।
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन करने की टेक्निक होती है। ये टेक्निक है वो बायोमोलिक्यूल के चार्ज के ऊपर और मीडियम के पीएच पे डिपेंड करती है, और ये किसने दे रखी है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है ई क्यू इक्वल्स टू एफ वी। ई क्यू इक्वल्स टू एफ वी। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे, एक तरफ कैथोड लगाएंगे, एक तरफ एनोड लगाएंगे, फिर देखते हैं मूवमेंट किधर से किधर होती है और कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। इसको लेते हैं वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। दूसरा क्यू जो है वो है बायोमोलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है। तो इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है वो। एफ का मतलब होता है फ्रैक्शन, सॉरी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है और मैं अपनी उंगली को अपने हाथ के ऊपर ऐसे चला रहा हूं, तो ये उंगली जो है वो इस सरफेस के ऊपर आसानी से नहीं चलती, क्योंकि ये सरफेस है वो भी हार्ड है और रफ है, और ये सरफेस भी रफ है। तो जब मैं इस उंगली को ऐसे घसीटता हूं तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, रगड़क लगती है। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ही मुझे जोर आएगा आगे चलाने में। ये समझ पा रहे हो। जैसे कोई फर्श है और फर्श के ऊपर मान लीजिए आप कोई सामान को खींच रहे हो, तो वो खींचने की वजह से, खींचने से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो है ये फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है। बायोमोलिक्यूल जितना बड़ा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा, सामान जितना भारी होगा उसे खींचने में आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरा उसकी शेप क्या है। अब जैसे मान लो कोई गोल शेप का होता है तो आप उसको लुढ़का के ले जा सकते हो, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप का होता है तो वो लुढ़केगा भी नहीं। तो फ्रिक्शन जो होता है इट इज द फंक्शन ऑफ, या इट डिपेंड्स ऑन size and shape of particles। साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स उस पर डिपेंड करता है। और जो v है इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कितनी स्पीड से जाता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसको लेना है अपने को सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने सेंटीमीटर जाता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। अब यहीं से अपन एक छोटा सा और केस जो कि पूछा हुआ है पहले एग्जाम के अंदर, ओम का रूल क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना लग रहा है और इलेक्ट्रिक करंट कितनी है उसके ऊपर। ये ओम का लॉ है। ओम का लॉ कहता है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोल्ट निकल के आएगा, उतना ही वोल्ट निकलेगा। सो V का मतलब है यहां पे वोल्ट, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट,
और R फॉर रेजिस्टेंस। R फॉर रेजिस्टेंस। तो मेनली एक तो ये हो गया हमारे पास में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक बताता हूं क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, छोटा सा एक डिवाइस है और कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है वो क्या है। एक इस तरीके का डिवाइस है। इस डिवाइस में एक तरफ तो आपका कैथोड लगा होता है, और एक तरफ आपका एनोड लगा हुआ होता है। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, ठीक है। फिर उसके बाद में बीच में एक सपोर्टिंग मीडियम होता है जिसके ऊपर मूवमेंट होती है, इसे बोलते हैं सपोर्टिंग मीडियम। सपोर्टिंग मीडियम। और फिर इसके अंदर बफर भरा जाता है। बफर इसलिए ताकि पीएच से कोई फर्क ना पड़े। बफर, तो ये एक बार सेट हमने कर दिया है। अब हम एक तरफ, जैसे हमारा मान लीजिए कि बायोमोलिक्यूल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हम एनोड की तरफ रखेंगे और वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड की तरफ रखेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड का मतलब होता है टुवार्ड्स कैटायन और एनोड का मतलब होता है टुवार्ड्स एनायन। ये जो सपोर्टिंग मीडियम है ना, इस सपोर्टिंग मीडियम के ऊपर मूवमेंट होती है। तो ये सपोर्टिंग मीडियम कितने टाइप का है ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग मीडियम। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग मीडियम। देखो सपोर्टिंग मीडियम जो है वो सबसे पहले यूज किया करते थे फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, आज की डेट में फिल्टर पेपर यूज नहीं करते हैं। फिल्टर पेपर पहले यूज किया करते थे। अब इससे बेटर बेटर अब तो जेल आने लग गए हैं, तो जेल यूज करते हैं। फिल्टर पेपर पहले यूज करते थे। फिल्टर पेपर है वो अब यूज नहीं करते। नॉट यूज्ड नाउ। दूसरा इसमें दिक्कत ये थी कि भाई इसमें मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती थी। नो प्रॉपर मूवमेंट। और मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती थी बायोमोलिक्यूल्स की, तो प्रॉपर जो है वो फिल्ट्रेशन भी या सेपरेशन नहीं होता था। इसके बाद में अपन आए एक मेम्ब्रेन के ऊपर, इसे बोलते हैं सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। एसीटेट मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं कैम, CAM, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। डेफिनेटली बेटर देन फिल्टर पेपर, उससे तो अच्छी थी फिल्टर पेपर से। तो अब इसमें होता क्या था
कि सेपरेशन करते थे तो 1 to 2 आवर्स लगते थे, 1 to 2 आवर्स। इस फिल्टर सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते थे छोटे छोटे, वो इररेगुलर टाइप के होते थे, मतलब सभी पोर्स की साइज जो है वो सेम नहीं होती थी। तो उससे दिक्कत ये आती थी कि कोई बायोमोलिक्यूल एक पोर में मान लो अटक गया तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता था। तो यहां पर नॉट रेगुलर पोर साइज या पोर स्ट्रक्चर, पोर की जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर नहीं हुआ करती थी। देन इसके बाद में इसकी खास बात ये थी कि थोड़ा सा ही सैंपल चाहिए होता था, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड। थोड़ा सा ही जो है वो सैंपल रिक्वायर होता था। देन इसके अलावा ठीक है, चलिए बस इतनी सी ही बातें इसमें लिखनी है। अब तीसरा जो सपोर्टिंग मीडियम है ये है जेल। जेल या आप इसे बोल सकते हो जेल प्लेट, जेल या जेल प्लेट। अब इस जेल प्लेट के अंदर क्या दिक्कत है और क्या इसकी खास बातें हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, उल्टा ये अच्छा है, और अभी जेल प्लेट है वही यूज में ली जाती है। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जेल प्लेट की जो साइज है ये नॉर्मली होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर वाइड, 12 सेंटीमीटर वाइड होती है, और 1.5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर नाइट, इस स्पीड से ये काम कर सकती है। 1.5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर पर नाइट, ये ऐसे काम करती है जेल की प्लेट। दूसरी बात, इस जेल के अंदर पोर साइज बड़ी होती है, पोर साइज लार्ज। अपन ऐसे बनाते हैं ना कि जैसे ये जेल की प्लेट है, यहां हम बायोमोलिक्यूल डालेंगे और वो बायोमोलिक्यूल अपनी साइज, शेप और चार्ज के बेसिस पे मूव करेगा। तो कैसे क्या होता है वो अपन देखेंगे सारा का सारा। तो ये जो जेल की प्लेट होती है वो जेल में पोर साइज बड़े होते हैं, साइज मैंने आपको बता दी इसकी। अब उसके बाद में जेल प्लेट बनाते कैसे हैं? तो इसके अंदर प्यूरिफाइड अगार यूज करते हैं, प्यूरिफाइड अगार यूज्ड इन 10 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, इंटरव्यू में भी ऐसी चीजें पूछी जाती है। हालांकि आपके एग्जाम में अगर इंटरव्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ध्यान रहे आपको। अगार होता है, उसको 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेते हैं, उसको उबालते हैं जिससे वो थोड़ा सॉलिड सा हो जाता है, बस वो जेल बन गया अपना। इसके अलावा बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज होते हैं, बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, एक और पॉलीसेकेराइड है, एगारोज पॉलीसेकेराइड, इसका भी यूज होता है। एगारोज पॉलीसेकेराइड, एगारोज पॉलीसेकेराइड क्या है देखिए मैं बताता हूं आपको।
एक तो होता है ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज के साथ 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रो ग्लैक्टोज, ये दोनों मिलकर बनते हैं एगारोबायोज। ये दोनों मिलके बनते हैं एगारोबायोज, और एगारोबायोज है ये पॉलीमराइज होता है, एगारोबायोज है ये पॉलीमराइज होता है, तो इससे बनता है एगारोज। यहां पर पॉलीमेराइजेशन होता है, तो इससे एगारोज बन जाता है। सो ये हुआ हमारे पास में एक बार के लिए कि भाई बनता आखिर ये कैसे है। नाउ जो एगारोज होता है इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, 3% टू 10% कॉन्सेंट्रेशन यूज्ड, इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है वो जनरली यूज की जाती है। इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रखा जाएगा, और साथ ही साथ ये यूज किस लिए आता है, एगारोज पॉलीसेकेराइड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए आरएनए को भी सेपरेट करने का काम करता है और प्रोटीन्स को भी। तो जेल के अंदर जो जेल प्लेट है उसकी मैंने बता दी साइज, पोर साइज है वो उसकी लार्ज होती है। प्यूरिफाइड अगार यूज किया जाता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम पर लीटर होती है। एगारोज पॉलीसेकेराइड भी यूज किया जाता है। एगारोज पॉलीसेकेराइड क्या है, ग्लैक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज, वो एगारोबायोज होता है और फिर वो रिपीटिंग यूनिट के अंदर होगा तो वो एगारोज होगा। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे तरीके का जो मीडियम है वो लिया जाता है, इसे बोलते हैं स्टार्च जेल। चौथे तरीके का मीडियम है ये है स्टार्च जेल। स्टार्च जेल कैसे काम आता है, क्या करता है, देखते हैं एक बार। देखिए स्टार्च जेल है वो इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड पोर साइज होती है, रेस्ट्रिक्टेड पोर साइज, छोटी पोर साइज है वो होती है इसकी। फिर उसके बाद में ये बनता है बाय बॉइलिंग स्टार्च, स्टार्च को बॉईल करते हैं उससे ये बनता है। वैक्यूम यूज किया जाता है इसमें, वैक्यूम यूज्ड टू रिमूव एयर बबल। मान लो कि एयर बबल बन जाए, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप सोचो कि घर में कभी चाशनी बनाई है मिठाई बनाने के लिए, तो जब चाशनी जैसे जैसे गाढ़ी होती जाती है उसके अंदर बुलबुले उठते हैं और अंदर हवा भर जाती है, वैसे ही स्टार्च भी है। तो वैक्यूम यूज करी जाती है टू रिमूव एयर बबल। अब एक सवाल ये बन सकता है डेफिनेटली कि स्टार्च जेल से एयर बबल रिमूव करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आपको कोई केमिकल का नाम दे दे कि भाई ये केमिकल इस्तेमाल करेंगे। केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके लिए सिंपल सा वैक्यूम इस्तेमाल किया जाता है और वैक्यूम से एयर बबल हट जाते हैं। देन इस जेल की जो थिकनेस होती है वो होती है 5 mm थिक जेल।
तो ये हुआ हमारे पास में स्टार्च जेल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड पॉली एक्रिल एमाइड जेल। पॉली एक्रिल एमाइड जेल। पॉली एक्रिल एमाइड जेल क्या होती है? देखो ये एक जेल है ना, तो एक्रिल एमाइड से बनती है और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड पोर साइज होती है, रेस्ट्रिक्टेड पोर साइज होती है इसमें। ये भी डीएनए प्रोटीन दोनों के लिए काम में आती है। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक मोनोमर है जिसका नाम है एक्रिल एमाइड। ये तो है मोनोमर, मोनोमर। दूसरा एक होता है एन एन मिथिलीन बिस एक्रिल एमाइड। ये क्या ये क्या करता है, जो मोनोमर है उनको क्रॉस लिंक करता है। ये करता है क्रॉस लिंक ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर को क्रॉस लिंक करने का काम करता है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और चाहिए जिसको बोलते हैं टी मैड। टी मैड, टी मैड का मतलब है, एक तो मतलब इसकी फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ये जो मोनोमर लिखा है ना मैंने, उनका रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये नहीं होगा तो एक्रिल एमाइड है वो जुड़ेंगे नहीं आपस में, ये इनिशिएटर होता है। और ये है इनिशिएटर फॉर एक्रिल एमाइड पॉलीमेराइजेशन। एक्रिल एमाइड पॉलीमेराइजेशन के लिए ये इनिशिएटर का काम करता है। तो ये टीमेड का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, टीमेड का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हमको कैटालिस्ट चाहिए यहां पे, जैसे यूवी रेज प्लस राइबोफ्लेविन, या तो यूवी रेज के साथ राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन नहीं है तो अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट, ये यूज आते हैं एज कैटलिस्ट, यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। तो ये तो हो गया भाई कि ये पॉली एक्रिल एमाइड जेल बनती कैसे है। एक्रिल एमाइड, जैसे मान लो ये है एक्रिल एमाइड, इसका पॉलीमराइजेशन कराने के लिए एक तो टीमेड चाहिए और एक यूवी रेज राइबोफ्लेविन या यूवी रेज अमोनियम पर सल्फेट। ये तो एक लीनियर चेन बन गई। ऐसे ही मान लो एक और लीनियर चेन बन गई, ये एक्रिल एमाइड की लीनियर चेन होती है। ठीक है, एक्रिल एमाइड की लीनियर चेन होती है।
फिर इनका क्रॉस लिंक करने के लिए एन जो मिथाइलिन बिस एक्रिलएमाइड है वो चाहिए क्रॉस लिंकिंग के लिए। तो ये ऐसे करके जेल प्रिपेयर करी जाती है। अब इस जेल के बारे में खास बातें, जैसे ये जेल कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस जेल के अंदर जो पोर साइज होती है, रेस्ट्रिक्टेड बताया था मैंने पोर साइज, वो डिपेंड करती है एक्रिल एमाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो छोटी पोर साइज बनेगी, जैसे चाशनी बनानी है, पानी कम लोगे और चीनी ज्यादा लोगे तो गाढ़ी चाशनी बनती है। वैसे ही पोर साइज डिपेंड्स ऑन एक्रिल एमाइड कॉन्सेंट्रेशन। एक्रिल एमाइड कॉन्सेंट्रेशन, एक्रिल एमाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जनरली 3% टू 30% तक यूज करी जाती है। 3% से 30% तक यूज करते हैं। फिर उसके बाद में देखिए अगर मान लो आपको डीएनए को सेपरेट करना है तो भैया डीएनए जो है थोड़ा बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, और डीएनए को सेपरेट करना है तो आपके पोर साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से मूव कर सके उसके अंदर से। इसलिए लो परसेंटेज लेना पड़ेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ एक्रिल एमाइड। एक्रिल एमाइड का लो परसेंटेज है वो लेना पड़ेगा। तो जैसे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होगी तो पोर की साइज बड़ी होनी चाहिए ताकि डीएनए उसमें से नीचे आ सके। ठीक, उसके बाद लगभग 10% टू 20% यदि एक्रिल एमाइड लेते हो, एक्रिल एमाइड, तो ये इस्तेमाल होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, यूज्ड इन SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए अपन प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हमको प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, प्रोटीन को सेपरेट करना है। तो इसमें जो टेक्निक यूज आती है वो आती है SDS पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक यूज होती है SDS पेज टेक्निक। मैं आपको बताता हूं क्या है कैसे है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीजें। हमारे पास में एक जेल की शीट है, तो सबसे पहले तो ये जेल की शीट इसको समझ के साइड में रख लेते हैं। इस शीट का नाम है पॉली एक्रिल एमाइड जेल। ठीक है, ये है PAG और इसकी टेक्निक को बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ई का मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको साइड में रख दो और जो मैं समझा रहा हूं उसको आराम से समझो। हमारे पास में एक प्रोटीन है जो हमने सेल के अंदर से निकाला है। तो भाई सेल के अंदर से प्रोटीन जब निकलेंगे तो वो प्रोटीन अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इस टर्सरी स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं।
कई सारे, जैसे हो सकता है यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, ऐसे। ये है डाई सल्फाइड बॉन्ड, समझ गए, जो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्या होता है, अब आपको इस प्रोटीन को, अब इस प्रोटीन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल से ट्रीट करना पड़ेगा। और इस केमिकल का नाम है पैरा मरकैप्टो इथेनॉल। पैरा मरकैप्टो इथेनॉल, ये जो पैरा मरकैप्टो इथेनॉल है, ये एक प्रकार का रिडक्टेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्टेंट बोल सकते हो आप इसको, या आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो, ठीक है। इसका काम है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करके तोड़ दे। ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाई सल्फाइड बॉन्ड बाय रिड्यूसिंग इट, बाय रिड्यूसिंग इट, इसको रिड्यूस करके तोड़ देता है। अब जब डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्रोटीन कुछ ऐसे, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा, समझो इस तरीके से बन जाएगा। भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट गया। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने के बाद इसे हम ट्रीट करते हैं एक और केमिकल से जिसका नाम है SDS। ये है सोडियम डोडिसिल सल्फेट, ये है सोडियम डोडिसिल सल्फेट, ठीक है, सोडियम डोडिसिल सल्फेट। इसका काम समझो, इसके दो काम होते हैं। आप यदि प्रोटीन वाले लेक्चर से याद करने की कोशिश करो तो आपको शायद याद आ जाएगा कि प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है सीधी, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से अल्फा हेलिक्स बन गया, बीटा शीट बन गया। और जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लगती है तो वो अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट वगैरह सब मुड़ जाती है और आराम से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसे टर्सरी स्ट्रक्चर बनते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि भाई इसमें वीक इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसे है। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए जो मरकैप्टो इथेनॉल है वो इस्तेमाल हो गया। SDS क्या करता है, SDS ब्रेक करता है वीक इंटरेक्शन को, ब्रेक वीक इंटरेक्शंस। अगर वीक इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाती है तो उसकी वजह से ये प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन है वो पूरा खुल जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो सीधा भी लिख सकते हैं अपन कि सोडियम डोडिसिल सल्फेट SDS डीनेचुरेशन करता है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। तो ये हुआ हमारा काम SDS का। और अब एक और खास बात, SDS क्या करता है, इस प्रोटीन को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है, गिव्स यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज टू डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचर्ड प्रोटीन को ये नेगेटिव चार्ज देता है। कैसे, देखो ऐसे,
जैसे ये पहले तो वीक इंटरेक्शन तोड़ देगा, वीक इंटरेक्शन तोड़ने के बाद में ये ऐसा बन जाएगा प्रोटीन, और अब इस प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो सोडियम डोडिसिल सल्फेट है उसका चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो ये यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे देता है पूरे प्रोटीन को। अब जब प्रोटीन इस तरीके से हो गया अपना, जैसे इसको यहां पर 5 मिनट्स के लिए रखते हैं, 5 मिनट्स के लिए, तो ये रिड्यूस कर देता है। अब इस प्रोटीन को डीनेचर होने के बाद में यहां पे डाल देते हैं और इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में ये चलेगा, तो जैसा भी इसके ऊपर चार्ज है, जो इसकी साइज है, उस साइज के अनुसार ये कहीं ना कहीं तक चला जाएगा। तो ये होती है SDS पेज। इस SDS पेज के अंदर एक और चीज ध्यान रखना, एक डाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ भाई मूवमेंट हो रही है, क्योंकि डीएनए का कोई कलर तो होता नहीं है, डीएनए का कोई कलर तो होता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, आयोनाइजेबल ट्रैकिंग डाई इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्रोमोफिनॉल ब्लू का क्या मतलब है, ये एक प्रकार की आयोनाइजेबल ट्रैकिंग डाई होती है, ट्रैकिंग डाई, और इसको मिक्स करते हैं बफर के अंदर, मिक्स्ड विथ सैंपल बफर। तो ये डाई जो है बॉटम तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट कंप्लीट हो चुकी। व्हेन रीच टू बॉटम, इसका मतलब मूवमेंट कंप्लीट। मूवमेंट कंप्लीट हो गई है। एक इसमें टाइमिंग की बात करें यदि, तो 8 घंटे के आसपास लग जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो SDS पेज के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशन ऑफ SDS पेज, इस टेक्निक के क्या एप्लीकेशन है। पहली बात, ये सेपरेशन के काम में आई रही है, अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। यूज्ड इन सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दूसरा, बायोमोलिक्यूल का मोलिकुलर मास पता करने में भी काम आती है। हम एक बार क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में 4 प्रोटीन है, ABCD, ठीक है, और हमने इन चारों प्रोटीन का मोलिकुलर मास पहले से पता कर रखा था, अपने को पहले से पता था। फिर अपन ने क्या किया, इसको जेल पे रन कराया। जेल पे रन कराते हैं तो A यहां तक आता है, B यहां तक आता है, C यहां तक आता है, D यहां तक आता है, ठीक है। अब मान लो कि अपने पास में कोई 4 अननोन प्रोटीन है, XYZ W ऐसे करके 4 अननोन प्रोटीन है। हम क्या करेंगे, इनको भी अलग से एक जेल पे रन कराएंगे, जेल पे रन, और जेल पे रन कराने के बाद में इनके बैंड जहां पर आते हैं तो हम अपने प्रोटीन वाले के साथ मैच कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कौन से प्रोटीन का मोलिकुलर मास कितना है। जैसे मान लो पहले X को ट्रेवल कराया, X पता चला यहां तक गया, फिर अपन ने Z को डाला तो Z पता चला यहां तक गया, फिर मान लीजिए Y को डाला यहां तक गया, और W को डाला तो वो यहां तक गया। एक एक करके डालेंगे तो इससे यह पता चल जाएगा कि भाई Y का मोलिकुलर मास कितना है। टू नो द molecular mass
टू नो द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का मोलिकुलर मास है वो भी पता कर सकते हो। ठीक, अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखो नोट डाल के अपन लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोटीन सेपरेट करना है, तो आप प्रोटीन सेपरेट करने के लिए मरकैप्टो इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर उसके बाद में एसडीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यदि आपको एंजाइम सेपरेट करने हैं तो एंजाइम के लिए आप एसडीएस का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एसडीएस क्या करता है, एसडीएस डीनेचर कर देगा पूरे एंजाइम को, तो एंजाइम पूरा खुल जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अपने को पूरा प्रॉपर फंक्शनल एंजाइम चाहिए तो वो मुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो मुड़ा हुआ नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सो आप एक चीज याद रखना, सिंस एसडीएस denatures enzymes, so SDS page is not used for separation of enzyme, separation of enzyme। एंजाइम सेपरेशन के लिए एसडीएस पेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास में। हाँ, क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे ओनली पेज, पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे, यूज्ड फॉर एंजाइम्स, पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी हम एसडीएस वाला ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सीधा जेल के ऊपर डाल देंगे, वो चलता रहेगा। तो ये एंजाइम्स वाले के लिए खास तौर पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपको बताता हूं, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का मतलब क्या है? तो आप एक पहले ये समझो कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है वो क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच का मतलब एक ऐसी पीएच जिसपे कोई बायोमोलिक्यूल या कोई प्रोटीन पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है, सपोज करो कि कोई ए प्रोटीन है और ए प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यदि हम इस प्रोटीन को 6 पीएच के ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाए। नेट चार्ज 0 कैसे होगा? या तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाए, या फिर इसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाए। या तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाए तो 0 हो गया, या फिर इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो कुल मिलाकर के नेट चार्ज 0 हो गया। हर प्रोटीन के लिए कोई ना कोई पीएच ऐसी होती है जिसपे उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। चार्ज कैसे बनता है वो प्रोटॉन के जुड़ने या हटने पे डिपेंड करता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड के बनते हैं, अमाइनो एसिड में एक COO नेगेटिव ग्रुप होता है, हर अमाइनो एसिड के अंदर एक COO नेगेटिव ग्रुप होता है, और हर अमाइनो एसिड के अंदर एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है। सही है। अब हर अमाइनो एसिड के लिए कोई ना कोई पीएच ऐसी होती है जिसपे यदि हम उसे रखें तो या तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा,
या फिर ऐसा होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन आ जाएगा, तो कुल मिलाकर नेट चार्ज 0 हो जाता है, उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो पीएच का इसका मतलब होता है ए पीएच ऑन विच a protein has net charge 0। एक प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज है वो 0 होता है, तो वो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, नेट चार्ज 0। ठीक है। अब उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के अंदर हम क्या करते हैं, एक बफर बनाते हैं, और वो बफर की खास बात ये होती है कि उस बफर की पीएच एकदम से मतलब यूनिफॉर्म पीएच नहीं होती है। इस बफर को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि इसमें पीएच जो है वो अलग अलग रेंज में बन जाती है। इसकी जो बफर होगा उस बफर को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जैसे यहां पे पीएच 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके ये पीएच रेंज है। अब हम किसी भी मॉलिक्यूल को कहीं पर भी डाल दो, वो अपने पीएच के ऊपर जाके रुकेगा। सपोज करिए हमारे पास में 4 प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ए है, बी है, सी है, डी है, और सपोज करो कि इनकी जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है वो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच इसकी मान लो 6 है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है, सपोज एक बार। अब आप चाहे जहां पर इनको रख दो, जैसे आपने मान लो ए को यहां रखा, यहां पर भी एक ए रखा, यहां पर भी ए डाल दिया, यहां पर भी ए डाल दिया, है ना। चाहे आप कहीं पर भी ए डाल दो, वो सारे के सारे ए 6 वाले पीएच में आकर के रुक जाते हैं, यहां आके रुक जाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए आपने बी है, बी को आपने यहां रख दिया, यहां डाल दिया, बी को यहां डाल दिया, बी को कहीं पर भी डाल दो, बी की आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है वो 5 है, तो बी प्रोटीन अपना मूवमेंट करता करता आएगा और जहां पर उसको उसका नेट चार्ज 0 होगा वहां पे वो रुक जाएगा। इसी प्रकार आप सी को कहीं पर भी डाल दो, सी की पीएच 8 है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, तो सी को यहां डालोगे तो वो यहां तक आएगा, इधर की साइड डालोगे तो वो यहां तक आएगा, मतलब आएगा वो 8 के ऊपर। और उसी प्रकार लास्ट डी है, तो आप चाहे डी को यहां रख दो, चाहे आप डी को यहां रख दो, डी जो है वो आपका 9 पे आके ही रुकेगा। तो ये होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का मतलब कि ऑल प्रोटीन्स मूव अप टू देयर, all proteins move up to their isoelectric pH, अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है उसके ऊपर आके रुक जाते हैं। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, और मैं इसमें थोड़ी बहुत और चीजें हैं ऐड करने वाली, तो मैं देख के बता देता हूँ आपको। माइग्रेट करते हैं पीएच तक, ये बता ही दिया मैंने। प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है, ओके। यहां पर जो जेल होती है उस जेल का नाम होता है जेल इज नोन एज, जेल इज नोन एज एम्फोलाइट, जेल को बोलते हैं एम्फोलाइट। फिर उसके बाद में बायोलाइट एंड
फार्मालाइट जेल आर ऑल्सो यूज्ड, इन जेल्स के नाम है। और उसके अलावा पॉली एक्रिल एमाइड जेल भी यूज कर सकते हैं। पॉली एक्रिल एमाइड जेल्स 4% एक्रिल एमाइड लेकर के यूज कर सकते हैं। एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल, ये जेल्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको इतना सा इसमें करना है। अब बताता हूं मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो हम कैसे करेंगे। बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए के बारे में। देखो डीएनए एंड आरएनए के बारे में एक सिंपल सा काम अपने को अब ये करना है कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन की तुलना में काफी बड़ा। क्योंकि आप सोचो कि इतना बड़ा डीएनए है, एक बार सपोज इतने बड़े डीएनए में इतना सा जीन है, उस जीन का एमआरएनए और छोटा बनता है, उस एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है वो और छोटा हो जाता है, फिर 3-3 न्यूक्लियोटाइड के एक अमाइनो एसिड से इतना सा प्रोटीन बनता है। तो मतलब इतना बड़ा डीएनए है और प्रोटीन इतना सा बनता है कोई एक, और ऐसे कई सारे प्रोटीन बनते हैं, उससे जीन से प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए काफी बड़ी साइज का होता है, उसे पूरा का पूरा हम जेल के ऊपर रन नहीं करा सकते, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यहां पे अपन बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे की जाती है। बेसिक चीजें सेम रहेंगी, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इससे ट्रीट करेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन टुकड़ों को डीनेचर करते हैं, क्योंकि ये तो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स है, ऐसे इस प्रकार से इनको डीनेचर करेंगे। डीनेचर करेंगे तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे सारे के सारे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है। और अब इसके बाद में इनको जेल के ऊपर रन करा देंगे, जेल की शीट होगी उसके ऊपर रन करा देंगे। तो कोई सेगमेंट कितनी दूर जाएगा, कोई कितनी दूर जाएगा, वो डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर। सो साइज के अकॉर्डिंग डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। ये एक बेसिक बात हो गई है डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब मैं आपको इसमें टेक्निकल चीजें हैं वो बताता हूं। जैसे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से जो स्मॉलर सेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूर तक जाते हैं, मूव फार, दूर तक जाते हैं।
और जो लार्जर सेगमेंट होंगे, लार्जर सेगमेंट्स दे मूव नियर, जहां हम डालते हैं वेल के अंदर वहीं पर पास में ही वो जा पाते हैं, ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाते। और उसके बाद में साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, दे आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज, सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। और उसके अलावा ठीक है, जैसे देखो कौन से डीएनए का साइज और कौन सी एग्रोज जेल, कितनी एग्रोज जेल से सेपरेट होता है, एग्रोज जेल कॉन्सेंट्रेशन, ये एक चीज का ध्यान थोड़ा सा देखना। जैसे देखो अगर हमें 5 to 60 kb का डीएनए सेपरेट करना है, तो इसके लिए हमें 0.3% एग्रोज जेल लेनी पड़ेगी। यदि हमें 0.1 से 3 kb का सेपरेट करना है तो हमें 2% एग्रोज जेल लेनी पड़ेगी। और यदि हमें 0.5 to 10 kb का सेपरेट करना है तो 0.8% जेल बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो सबसे पहला है वो काफी बड़ा साइज का डीएनए है, बड़ा डीएनए है, 5 kb से 60 kb, बड़ा डीएनए है तो पोर की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। पोर साइज बड़ी तब होगी जब कंसंट्रेशन जेल की कम लेंगे, एग्रोज की कंसंट्रेशन कम लेंगे। ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली तो जैसे चाशनी वाला काम है, ज्यादा चीनी ले ली तो वो गाढ़ी चाशनी बनेगी, तो पोर साइज छोटी होगी। हमको एकदम पतली बनानी है जेल को, इसलिए कम कंसंट्रेशन उसकी ली जाती है। तो ये एक बार अपने को बात हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इस जेल के अंदर जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, डीएनए सैंपल आर ऑल्सो prepared by dissolving them in sucrose, ग्लायक्सोलोल और फिकॉल। फिकॉल तो इनके अंदर भी डीएनए सेगमेंट्स को डिप किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन, ये मैंने साइज बता दी, फिर डीएनए जेल है वो स्टैन की जाती है। ओके, जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, डीएनए सेगमेंट्स, इनको स्टेन किया जाता है विथ इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड के बाद में व्यूड इन अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, वो भी 300 नैनोमीटर। और ये इथिडियम ब्रोमाइड लिया था 0.5 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अभी ना अपने जेल के ऊपर डीएनए के टुकड़े आ गए, ये वाले यहां तक आ गए।
अब अपने को एक और टेक्निक करनी पड़ेगी इनकी स्टडी के लिए, जिसे कहते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब क्या है, समझना बात को पूरा, फिर आपको आराम से चीजें समझ में आएगी। ब्लॉटिंग का मतलब होता है छाप छापना। छाप छापना कैसे, देखो मैं समझाता हूं। अभी मेरे पास में एक पेन पड़ा हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया, एक मिनट है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ओके, एक बार समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास पेन है, ठीक है, जो मेरा हाथ है, सपोज करिए कि ये जेल है, जेल प्लेट है, और मैंने जो डीएनए डाला वो डीएनए एक यहां तक आ गया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको निशान, एक डीएनए है वो यहां तक आ गया, ठीक है। एक बार दो से समझ लेते हैं, ये दो जो है वो डीएनए के बैंड है, वो बन गए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक नायलॉन की मेम्ब्रेन होगी, नायलॉन की हो सकती है ये मेम्ब्रेन, या फिर ये मेम्ब्रेन हो सकती है नाइट्रोसेल्यूलोज की। ये तो जेल है और ये नायलॉन की मेम्ब्रेन है। अब मैं क्या करूंगा, इस जेल के ऊपर ये नायलॉन की मेम्ब्रेन रखूंगा, और नायलॉन की मेम्ब्रेन रख के इसके ऊपर थोड़ा वजन रख दूंगा। थोड़े समय बाद में क्या होगा कि जो डीएनए के टुकड़े, अभी दिखा नहीं है, जो डीएनए के टुकड़े यहां पे थे वो यहां पे आ जाएंगे, सेम टू सेम, जैसे मैंने अभी करके देखा था। ये जैसे मैंने यहाँ पे एक डीएनए का सेगमेंट लिया और इसके ऊपर जब मैंने प्रेस किया तो ये इसके ऊपर भी आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉटिंग, यानी कि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, डीएनए को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वो ब्लॉटिंग कहलाती है। डीएनए को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ब्लॉटिंग कहते हैं। कहां से कहां ट्रांसफर करना है, जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर। बट ये प्रक्रिया डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों के साथ की जा सकती है। तो तीन प्रकार की ब्लॉटिंग होती है। पहले तो आप ये समझिए ब्लॉटिंग का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम जेल टू नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या तो जेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, सॉरी नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, या जाइलोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे। जैसे सपोज करिए कि ये है अपने पास में एक जेल प्लेट, ठीक है, ये जेल है, और इस जेल के ऊपर मान लो ये कोई डीएनए या आरएनए या प्रोटीन कुछ भी है, वो ऐसे ऐसे बैंड इनके बन गए। अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन रखते हैं, और ये मेम्ब्रेन रखने के बाद कुछ समय छोड़ देते हैं। जब हम इस मेम्ब्रेन को हटाएंगे तो जो डीएनए जहां पे था वो डीएनए वहीं पर आ जाएगा, ये ट्रांसफर हो गया। ये है नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन की मेम्ब्रेन वो है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग प्रक्रिया। फिर आप इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देख सकते हो, ऑटो रेडियोग्राफी, जिसके अंदर यूवी लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो अलग बात होती है। अब जो ब्लॉटिंग की प्रक्रिया है वो तीन प्रकार की होती है, एक होती है सॉदर्न ब्लॉटिंग, एक होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तीन होती है, आप ऐसे याद रखना, SNOW, स्नो, DROP, ड्रॉप, स्नो ड्रॉप। S का मतलब है सॉदर्न ब्लॉटिंग, D का मतलब है डीएनए, N का मतलब है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, R का मतलब है आरएनए, O से O कैंसल, और W का मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और P का मतलब है प्रोटीन।
तो तीन तरीके की होती है ब्लॉटिंग प्रक्रिया। एक होती है सॉदर्न ब्लॉटिंग, सॉदर्न ब्लॉटिंग ये होती है फॉर डीएनए। एक होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये होती है फॉर आरएनए। और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये होती है फॉर प्रोटीन। ब्लॉटिंग करने से पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करनी पड़ेगी। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी, जेल के ऊपर ये बैंड्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद ही जो है वो प्रक्रिया होगी। अब थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं इन सब के बारे में। जैसे सॉदर्न ब्लॉटिंग है, सॉदर्न ब्लॉटिंग, ये सॉदर्न ब्लॉटिंग है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी गई थी बाय सॉदर्न 1975 के अंदर। 1975 के अंदर इसकी जो है वो डिस्कवरी करी थी। अब इसमें क्या होता है सॉदर्न ब्लॉटिंग के अंदर, पहले तो जो डीएनए है, इस डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में इसकी ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग के बाद में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं और उसके बाद में यूवी रेज डालते हैं तो उससे ये दिखाई देता है चमकता हुआ। एक काम तो ये किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो सॉदर्न ब्लॉटिंग है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने में काम आता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर काम आता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसमें काम आता है। और आरएफएलपी करते हैं, उसमें काम आता है। बाद में आएगा तो बता दूंगा ये भी, ठीक है। तो ये है सिंपल सा डीएनए की ब्लॉटिंग के बारे में, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो होती है फॉर आरएनए, लिखा था मैंने। अब देखो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि जो आरएनए है वो कम स्टेबल है डीएनए की तुलना में। बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं, बट कुछ जगहों पर ध्यान रखा जाता है कि एल्कलिक मीडियम नहीं ले सकते अपन। देखो आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। प्रिंसिपल सेम एज सॉदर्न ब्लॉटिंग। प्रिंसिपल है वो सेम होगा एज सॉदर्न ब्लॉटिंग, बट डिफरेंसेस में क्या आएगा देखो। आरएनए इज मोर सेंसिटिव टू एल्कलिन फॉस्फेट। एल्कली एल्कलिक ग्रुप के मतलब एल्कलिक सॉल्यूशन में ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। आरएनए इज इजीली डिग्रेडेड, इजी टू बी डिग्रेडेड। आरएनए आसानी से डिग्रेड हो जाता है। फिर उसके बाद में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ऑलरेडी, तो इसको डीनेचर करने की जरूरत नहीं है। इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है।
तो ये हुआ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन को हम इस्तेमाल करते हैं एसडीएस पेज के ऊपर। तो जो एसडीएस पेज है वहां से सीधा उठाएंगे अपन इस नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये होती है फ्रॉम, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, एसडीएस पेज टू नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइलॉन मेम्ब्रेन, बस। बाकी काम तो वो के वही है। फिर बाद में आपको जो है वो प्रोटीन को यूवी रेज के अंदर देखना होता है। इसमें हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज नहीं लेंगे, नो यूज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, वो डीएनए के लिए ही होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ETBR। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल प्रोटीन के लिए नहीं किया जाता। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में सारी की सारी बातें। इसको अच्छे से करके जाइए, एग्जाम में 100% सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू।